2p6 के बाद आपके पास आएगा 3s2, 3s2 के बाद आपके पास आएगा 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे 4s2 के अंदर, और फिर आप एंड पे क्या करते हो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो। 220 और 29 है तो आपके पास ये बन जाएगा 3d9। एंड पे आपके पास क्या बनेगा 3d9। कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये होनी चाहिए 4s2 और 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अभी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर बाइंडिंग एनर्जीज देखेंगे और उसके बाद इनकी जो कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे जो पहली वीडियोस थी उसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, और उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था कि आपके पास कौन से टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और कौन से नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है, इसके अंदर हम जो 3D सीरीज़ है, ठीक है, आपको मैंने बताया था दिस इज़ 3D सीरीज़, दिस इज़ द 4D सीरीज़ एंड दिस इज़ द 5D सीरीज़। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर। और इन्हीं की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इन्हीं की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे जो पहले आपके पास एलिमेंट है दैट इज़ स्कैंडियम और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 21। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d के अंदर क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटॉल होते हैं। एक हमारे पास s होता है, फिर हमारे पास p होता है, फिर हमारे पास d होता है और f ऑर्बिटॉल होता है। S फॉर स्फेरिकल, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। अब ये जो आपके पास S होता है ना, इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, और इस तरह P जो है, P के हमारे पास जो शेप होती है ये आपके पास होती है डम्बल की तरह। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप डम्बल्स उठाते हैं, वेट उठाते हैं और अपनी बॉडी बनाते हैं, तो उसी तरह इनकी शेप होती है। और ये आपके पास PX में भी होते हैं, PY में भी, और PZ प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो P ऑर्बिटॉल है उसको फर्दर स्प्लिट किया जाता है PX के अंदर, PY और PZ प्लेन के अंदर। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, दिस इज़ PX, दिस इज़ PY और PZ। हम कहते हैं ना कि P ऑर्बिटॉल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं PX के अंदर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन PY के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन PZ के अंदर एकोमोडेट होते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह D जो है, D हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 10 होते हैं, और 10 को फिर हम एकोमोडेट करते हैं 5 डिफरेंट टाइप्स की, जब इनकी मज़ीद स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटॉल की। तो एक आपके पास होता है DXY, दूसरा आपके पास होता है, एक होता है DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक है, आपके पास हर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ DYZ, दिस इज DXY, दिस इज़ DZ स्क्वायर, दिस इज़ DXZ और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इनकी आपके पास शेप्स हैं। जब कभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम उसके अंदर S ऑर्बिटॉल भी यूज़ करते हैं, P भी यूज़ करते हैं, D भी करते हैं और F ऑर्बिटॉल जो है वो यूज़ करते हैं। उनकी जो शेप होती है डबल की तरह होती है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल देखते हैं, इससे पहले भी वीडियो थी वो, उसमें मैंने आपको कराया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल जो है वो हम कुछ इस तरह बनाते हैं कि पहले हम लिखते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 और 7। अब 1 की जगह पे सामने वाली जगह छोड़ दें, यहाँ पे लिखें 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 2 के सामने वाली जगह को ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ पे लिखें 3, 4, 5, 6, 7। अब 3 के सामने वाली जगह को ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे लिखें 4, 5, 6, 7। अब हमें पता है कि हमारे पास 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, S। ठीक है, तो यहाँ पे सारा लिखें S, और S के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं वो 2 होते हैं, तो आप यहाँ पे सब के ऊपर 2 लिख देते हैं। उसके बाद जो ऑर्बिटल होता है दैट इज़ P ऑर्बिटल, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबके साथ P
6 लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास d ऑर्बिटल है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3d10, 4d10, 5d10, 6d10 एंड सो ऑन। फिर f ऑर्बिटल होता है तो आपके पास बनेगा 4f14, 5f14 और 6f14 एंड सो ऑन। आप इसके अंदर आगे इस टेबल को एक्सटेंड करते जाएं। अब करते क्या, आप सबसे पहले जो फिलिंग करते हो 1s2 करते हो, फिर 2s2 करते हो, फिर 2p6 3s2, फिर 3p6 4s2, 3d10 4p6 5s2 एंड सो ऑन। आप इसको आगे ऐसे लेकर चलते हैं। अभी जो पहला आपके पास एलिमेंट है 3d सीरीज़ का, दैट इज़ स्कैंडियम, और स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है ना दैट इज़ 21। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 1s2 में, तो हम लिखेंगे 1s2 के बाद इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2s2 के अंदर, हम लिखेंगे 2s2। फिर उसके बाद 2p6 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो हम लिखते हैं 2p6 के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो होंगे किधर 3s2 के अंदर, तो हम यहाँ पे 3s2 लिख देते हैं। 3s2 के बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा दैट इज़ 3p6, और 3p6 के बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल होता है दैट इज़ 4s2। उसके बाद हमारे पास 3d10 आता है, लेकिन हम 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते, यहाँ पे हम काउंट आउट करते हैं जैसे आप लोगों ने रूल्स पढ़े हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। देखिए दिस इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, और हमें अगर 10 ऐड करेंगे तो 30 बनेगा। हमें 30 तो नहीं चाहिए ना, हमें 21 चाहिए, तो इसको हम क्या कर देते हैं 1, 3d1 हो जाएगा। तो वैलेंस जो कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी 4s2 और 3d1, 4s2 और 3d1। अब d ऑर्बिटल जो है इसकी फर्दर स्प्लिटिंग होती है dxy yz, जो आपको मैंने यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स इसके बता दिए, सब ऑर्बिटल्स। तो इसी तरह देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो yz है, xz है, x² - y², dz², ये सारे क्या होते हैं एम्प्टी होते हैं, इनके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि स्कैंडियम जो है इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे आ रहा है, वो डी ऑर्बिटल के अंदर ही फॉल करता है। उसके बाद टाइटेनियम है। टाइटेनियम में क्या होता है कि हमारे पास डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हम मूव करते हैं आगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हर एलिमेंट में ऐड हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3d2 होगा। वेनेडियम में अगर आप देखो तो वेनेडियम में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, तो यहाँ पे देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्रोमियम है। अब क्रोमियम में आपके पास कितने होने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 3d1 ये, लेकिन यहाँ पे होता क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे जो रेगुलर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वो हम यहाँ पे ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। सो क्रोमियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 24। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं कि वो कैसे होती है। पहले आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो 1s2 के अंदर, उसके बाद फिर आप फिल करते हो 2s2 के अंदर, देन आपके पास आएगा 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद आपके पास आएगा 3p6, फिर आपके पास आएगा 4s2 और एंड पे आपके पास 3d आएगा, और 3d के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ठीक है। दिस इज द वैलेंस कन्फिग्रेशन 4s2 और 3d4। इसको हम कहते हैं कि दिस इज द वैलेंस कन्फिग्रेशन। आप जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपके पास इस तरह आएगा, आप लिखते हो कि दिस इज़ द वैलेंस कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। लेकिन आपको बुक्स में, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि आपकी बुक में लिखा होता है इस तरह 4s1 और 3d5, ठीक है। जब आपके पास s के अंदर 4s1 इस तरह होता है, फिर 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² - y² और 3dz²। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो आपके पास नज़र आपको कुछ इस तरह आता है। आपके पास आएगा 3d5, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5। अब इसके बिहाइंड रीजंस क्यों हैं कि हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते, हम ये यूज़ करते हैं। तो इसके लिए याद रखें कि केमिस्ट्री का रूल है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है या फिर वो हाफ फिल्ड है, तो फिर वो क्या होगा, इट विल बी स्टेबलाइज्ड। वो क्या होगा, स्टेबल होगा।
देखिए हमें पता है ना कि कोई भी एटम बॉन्डिंग जब करता है तो उसके जो बेसिक पर्पस होता है, बॉन्डिंग क्यों की जाती है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए ताकि एटम जो है स्टेबिलिटी अटेन करे। इस दुनिया में हर बंदा चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। आप इस वक्त एफएससी कर रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो कि एफएससी के बाद आपको अच्छी जॉब मिले और आपके पास पैसा है, तो आप भी स्टेबल होना चाहते हो। तो इस तरह एटम जो है ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है s, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह p के अंदर मैक्सिमम आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर हमारे पास आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं f ऑर्बिटल की, तो f ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो f के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल आते हैं 14। अब अगर आपके पास इसको आप हाफ फिल करते हो, ये आपके पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, दीज आर कंप्लीटली फिल्ड। जब ये कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन अगर आप इनको कहते हो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड, आप टर्म यूज करते हो हाफ या फिर पार्शियल। पार्शियल का मतलब भी क्या है, हाफ ही है। अब अगर एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और एफ के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तब ये क्या होगा, ऑर्बिटल स्टेबल होगा। अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, पहले आपके पास जो नॉर्मल आप करते हो तो आपके पास आती है कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d4। लेकिन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अगर हम s में से 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएं किधर, d के अंदर, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इस तरह बन जाएगी ना, 4s1 और 3d5। अब देखें ये हाफ फील्ड है, ठीक है, दिस इज हाफ फील्ड, s ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। और 3d5 जो है ये भी आपके पास क्या है, हाफ फील्ड है, क्योंकि देखें डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो डी के अंदर यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स पे हाफ फील्ड है। 4 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे 2 एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये क्या है, दिस इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए आपकी बुक ने इसको ऐसे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाता है, 3d के अंदर, 3d ऑर्बिटल के अंदर उसकी ट्रांजिशन हो जाती है और इसको हम कहते हैं कि आपके पास ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी बन रही है। अभी अगर हम मैंगनीज़ की तरफ जाते हैं तो मैंगनीज़ का बिल्कुल सेम होता है, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और d के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम आयरन 26 की तरफ जाते हैं तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ठीक होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। और यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा कि जब कभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास 3 रूल्स जो हैं ये आपने माइंड में रखने हैं। अफाबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आप इसके अंदर होन्स रूल जो है वो भी आपने फॉलो करना है, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों चीज़ें जो हैं जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, बल्कि किसी भी एटम की आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 3 रूल्स आपने जहन में रखने होते हैं। अब अगर हम आते हैं आयरन की तरफ, तो आयरन में क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, बल्कि मैंगनीज़ में देखें, मैंगनीज़ में देखिए आयरन में क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। देखें 3d के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कॉपर की तरफ आएंगे तो कॉपर में आपके पास यहाँ पे देखें ये भी पेयर्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। अगर आप निकल की तरफ आते हैं तो निकल में भी क्या होता है, एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। देखें ये और यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग हो रही है। और अगर आप कॉपर की बात करते हो तो कॉपर में आपके पास क्या होता है, कॉपर में थोड़ा सा फिर एक्सेप्शन आ जाती हैं। कॉपर में फिर क्या होती हैं, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जिंक में देखें, जिंक के अंदर भी यही होता है कि यहाँ पे पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड है और यहाँ पे पेयर्ड है। अगर आप देखो ओवरऑल, अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर एक पेयरिंग हो रही है, ठीक है, आयरन के अंदर। अगर आप कॉपर के अंदर देखें तो 2 पेयरिंग हो रही हैं। कोबाल्ट के अंदर देखें तो कितनी पेयरिंग हो रही है, निकल के अंदर सॉरी देखें तो 3 पेयरिंग हो रही है, कोबाल्ट के अंदर 2 हैं। अगर आप कॉपर के अंदर देखें तो कॉपर के अंदर इस हिसाब से कितनी पेयरिंग होनी चाहिए थी, 4 पेयरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कितनी पेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब है कि कॉपर के अंदर क्या है, इर्रेगुलरिटी है। कॉपर के अंदर क्या है, इरेगुलरिटी है। इसकी रीज़न क्या है ये भी हम देखेंगे। जिंक को अगर आप देखें तो जिंक के अंदर ठीक है कि इसके अंदर 5 पेयर्ड
फॉर्म में मौजूद हैं, डी ऑर्बिटल जो है ना कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, 3d10 कन्फिग्रेशन इसकी बन जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की, जिसका एटॉमिक नंबर है 29। सो कॉपर एटॉमिक नंबर 29, अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो आप लिखते हो पहले 1s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले आएंगे, एफेबोस प्रिंसिपल के तहत लो एनर्जी पहले फिल करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आता है 2s2 के बाद आपके पास आएगा 2p6 के बाद आपके पास आएगा 3s2 के बाद आपके पास आएगा 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे 4s2 के अंदर, और फिर आप एंड पे क्या करते हो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, और उसके लिए फिर आप इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 और 29 है, तो आपके पास ये बन जाएगा 3d9। एंड पे आपके पास क्या बनेगा 3d9। कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये होनी चाहिए 4s2 और 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अभी जैसे आपको मैंने रूल बताया, रूल क्या है कि अगर आपके पास इस कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे लिखते हो 4s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद आपके पास 3d है, तो 3d आपके पास xy, 3d yz, 3d zx, 3d x² - y² और 3d z² अगर मौजूद है, तो सब के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स किस तरह हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो ये हो जाएंगे 6 7 8 और ये 9। कन्फिग्रेशन आपके पास ये होनी चाहिए, लेकिन होता यूँ है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल का वो कहाँ चला जाता है 3d के अंदर, 3d z² के अंदर चला जाता है, यहाँ पे ऑपोजिट पेन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4s1। अब इसकी रीजंस क्या हैं? रीज़न वही हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। रीज़न ये है कि कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें 4s1 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 4s1 और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें s देखें ये क्या है हाफ फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है। 3d10 देखें ये भी हाफ फिल्ड है। तो 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन क्या है ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत 4s2 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए क्रोमियम और कॉपर के अंदर हमारे पास इरेगुलरिटीज़ आती हैं। अब नेक्स्ट आपके पास टेबल 14.2, यहाँ पे डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। अच्छा यहाँ पे देखें ट्रांजिशन सीरीज़ में जो फर्स्ट सीरीज़ है 3D सीरीज़, उसमें आपके पास आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए स्कैंडियम में 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर वेनेडियम में 3 होते हैं, क्रोमियम में क्या होती है इरेगुलरिटी होती है, क्यों हो रही है ये आपको भी मैं समझा चुका हूँ। मैंगनीज के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4s के अंदर तो वैसे भी 2 हो रहे हैं। और आयरन में कितने होते हैं, एक जो है पेयर्ड हो जाता है, फिर बाकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी के अंदर। कोबाल्ट के अंदर 2 पेयर होते हैं, निकल के अंदर 3 होते हैं, कॉपर के अंदर 4 होने चाहिए लेकिन 5 हो गए हैं। उसकी वजह आपको मैं समझा चुका हूँ कि उसकी वजह क्या है। नेक्स्ट आपके पास जिंक है, जिंक 3d10 कन्फिग्रेशन है, ठीक है। डी के अंदर आपके पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आई होप सो आपको कॉन्फ़िगरेशन की समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4d एंड 5d सीरीज़, अब ये तो आपके पास 3d और ये आपके पास 3d कॉन्फ़िगरेशन थी ना। अब उसके बाद आपके पास जो बाकी सीरीज़ हैं 4d सीरीज़ और 5d सीरीज़, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कैंडियम जो है ना इट बिलोंग्स टू 3d सीरीज़। इससे पहले भी आपको लेक्चर में बता चुका हूँ ये 3d सीरीज़ है। अब 4d और 5d की बात कर रहा है। यहाँ पे लिखता क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4d एंड 5d ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 6b, इट मीन क्रोमियम ग्रुप, शोज द सेम डेविएशन एक्सेप्ट टंगस्टन। ये w जो है इट इज़ टंगस्टन, ठीक है। अब टंगस्टन जो है इसमें कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होती है। इसके अलावा जो इसके बाकी मेंबर हैं क्रोमियम के ग्रुप के, सब के अंदर क्या होती है डेविएशन, जिस तरह को क्रोमियम जो है वो डेविएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पार्शियली फिल्ड लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। सिमिलरली द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1b दैट इज कॉपर फैमिली आल्सो शो द डेविएटेड डिस्ट्रीब्यूशन।
कॉपर फैमिली और क्रोमियम की फैमिली जो है एक्सेप्ट टंगस्टन, ये सब में क्या होता है कि इरेगुलरिटीज़ होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। फॉलोइंग टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको टेबल मैंने बना के दे दिया है। आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें आपके पास हैं। ये आपके पास क्रोमियम है, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है, और मोलिब्डेनम है, इसको आपने जहन में रखना है कि इसके अंदर क्या होती हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं। और उसके बाद आपके पास कॉपर एटॉमिक नंबर 29, उसके बाद सिल्वर और ये जो गोल्ड है, इसके अंदर क्या होती हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं। बाकी सब के अंदर सेम कन्फिग्रेशन होती है, मतलब जिस तरह आप नॉर्मल कन्फिग्रेशन लिखते हैं वैसे ही आप करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जीज़। In order to understand the mechanical properties of transition element, we should understand the binding energies। कहता है कि अगर हम लोगों ने इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ समझनी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट अ मटेरियल एग्जिबिट्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, आप क्या करें, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर तो उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने पढ़ी हुई है, एलोंगेशन के मतलब एक चीज़ को अगर आप फोर्स लगाओगे तो कितना एलोंगेट हो सकता है, लंबा हो सकता है। उसके बाद हार्डनेस क्या है इनकी, दीज ऑल आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज समझने के लिए हमें उनकी बाइंडिंग एनर्जीज जो है ना ये समझनी होती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टफ, मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कहते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, सख्त होते हैं, और उसके बाद ये क्या है कि मेलिएबल होते हैं। मतलब अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ना तो फिर ये लंबे इसकी शीट्स वगैरह आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको दबाएंगे, दबाने के बाद आप इसको अगर खींचना चाहते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डक्टाइल है, डक्टाइल का मतलब कि आप इसको इतना पतला कर सकते हैं कि पतली पतली शीट्स आप इसकी बना सकते हैं। द टफनेस ऑफ द मेटल्स इज़ ड्यू टू ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जीज। अब अगर कोई चीज़ सख्त है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बॉन्डिंग क्या है वो ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जीज जो हैं, एटम जो है वो बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं। ठीक है, एटम क्या है, बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं, आप उसको ईजीली तोड़ नहीं सकते। अगर वो करीब करीब हैं तो आप क्या कहोगे कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इट हैव हाई बाइंडिंग एनर्जीज। और अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इट वुड लीड टू द टफनेस ऑफ मेटल्स, कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, द एस इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल टेक्स पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। कि याद रखें कि जब कभी बॉन्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, जब कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या जब कभी आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें जो वैलेंस का 4s इलेक्ट्रॉन है या 5s इलेक्ट्रॉन है या 6s इलेक्ट्रॉन है या 3s इलेक्ट्रॉन है, ये यूज़ करते हैं बॉन्डिंग में। अब इसके साथ साथ 4s 5s 6s 3s इनके साथ साथ ये क्या करते हैं कि d इलेक्ट्रॉन जो है, विद दैट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अंडरलाइंग हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल आल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। कि जो d ऑर्बिटल है वो भी क्या करता है, बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट करीब करीब होती है, तो क्या करते हैं, दोनों बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। जैसे आपके पास स्कैंडियम है, अब स्कैंडियम 4s इलेक्ट्रॉन भी यूज़ करेगा और 3d के इलेक्ट्रॉन भी यूज़ करेगा। तो एट अ टाइम अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा तो इसके ऊपर चार्ज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कुछ और होगी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कोई और होगा। जैसे आपके पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो स्कैंडियम +1 में तो इसका मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव किया, 4s1 से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो स्कैंडियम +2 में, इसका मतलब है कि आपने 4s2 कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, +2 बनेगी। और अगर यही स्कैंडियम है, इसको आप कन्वर्ट करते हो स्कैंडियम +3 में, +3 का मतलब है कि आपके पास s के भी इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इस तरह d का इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपने लॉस करवा दिए। वो इसकी मदद से आप इसने क्या किया, बॉन्डिंग बनाई है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल कराई थी कि स्कैंडियम अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे स्कैंडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +3। +3 का मतलब ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस कर दिए हैं और यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है। इसी तरह टाइटेनियम है, टाइटेनियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूज़ होंगे तो +2 इसके ऊपर चार्ज आएगा, और यहाँ से भी 2 कर दें तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, टोटल 4। अगर 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह
सब के अंदर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये शो करते हैं। इसमें जो वैलेंस का 4s इलेक्ट्रॉन्स है, 4s इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के साथ साथ इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जीज। अब अगर हम इसकी बाइंडिंग एनर्जीज की वेरिएशंस को देखते हैं तो कोई रैंडम इसके अंदर ऑर्डर नहीं होता, इरेगुलरिटीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, When we move from left to right in any D block series, any D block series का मतलब 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज और 5D सीरीज, आपके पास 6DV सीरीज होती है इसके अंदर। When we move from left to right in any D block series, the number of electrons increases up to group 5B, that is vanadium family, group 6B, it means chromium family। कि जब आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप मूव कर रहे हो, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पहला आपके पास स्कैंडियम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। उसके बाद दूसरा अगर आपके पास है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। इसी तरह नेक्स्ट मूव करेंगे तो 3। ये आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं। ये क्रोमियम के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्कैंडियम के अंदर क्या है, डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, वेनेडियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्रोमियम के अंदर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं डी के अंदर। मैंगनीज के अंदर आपके पास यहाँ पे देखें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखें आगे आयरन के अंदर देखें तो आयरन में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। आयरन के अंदर यहाँ पे देखें 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एनीवेज यही चीज़ आपको बता रहा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो वेनेडियम फैमिली तक और फिर क्रोमियम फैमिली तक इंक्रीज हो रहे होते हैं। आफ्टर दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग का मतलब ये है कि जब ये ऑपोजिट स्पिन के साथ ऐसे पड़े रहते हैं, इसको आप क्या कहते हो, पेयर। जैसे आप सॉक्स पहनते हो ना, शूज़ पहनते हो, तो जब आप बाजार जाते हो तो आप पेयर लेकर आते हो। आप कभी ये नहीं करते कि एक शू उठा के ले आते हैं, आप पूरा पेयर लेकर आते हैं। तो ये आपके पास यही चीज़ बता रहा है कि आपके पास देखें ऑपोजिट स्पिन के साथ पड़े रहते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आयरन में क्या हो रहा है, आयरन के अंदर यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखें पेयर बन गया, 1 पेयर है। कोबाल्ट के अंदर 2 पेयर हैं, निकल के अंदर 3 पेयर हैं, कॉपर के अंदर 5 पेयर्स हैं, जिंक के अंदर भी 5 पेयर्स हैं। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम 0 एट ग्रुप 2b। ग्रुप 2b के अंदर आपके पास जिंक फैमिली है। यहाँ पे देखें डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। तो आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, नो। 4s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s2 और 3d 10। तो इसका मतलब है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, यहाँ पे उनकी पेयरिंग हो गई है। इट मीन्स दैट बाइंडिंग फोर्स गो ऑन इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम एंड देन डिक्रीजेज आफ्टर दैट। अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, 4s2 भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ऑलरेडी क्या है, इट इज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड। अगर ये स्टेबलाइज है तो ये नहीं चाहेगा कि किसी के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, अगर एक बंदा ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्या किसी और से कोई भीख मांगेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये जिंक जो है कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड है ऑलरेडी जो है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो ये क्या करता है, किसी के साथ बाइंडिंग शो नहीं करता इजीली, किसी के साथ इजीली बॉन्ड जो है वो नहीं बनाता। लेकिन अगर आप बात करते हो स्कैंडियम की, स्कैंडियम के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल का, वो क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब है कि अगर इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये चाहेंगे कि कोई ना कोई आके इनके साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, कोई ना कोई आके इनके साथ बॉन्ड बनाए। तो इसका मतलब है कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब आप डाउनवर्ड आते हो, ठीक है, इस तरह डाउनवर्ड नहीं, सॉरी, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होना शुरू होते हैं और इनकी जो बाइंडिंग एबिलिटीज़ होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। सो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उतनी ज़्यादा उनकी बाइंडिंग एनर्जीज होगी। सो इट मीन्स दैट बाइंडिंग फोर्सेस गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू क्रोमियम एंड देन डिक्रीजेज आफ्टर दैट। दिस इज शोन द एलिमेंट ऑफ 3d एंड 5d सीरीज इन द फॉलोइंग ग्राफ। अब यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है, यहाँ पे देखें वेनेडियम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स, वेनेडियम के बाद आपके पास क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जीज भी क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। ये आपके पास 3d सीरीज के एलिमेंट्स हैं और ये आपके पास 5d सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 5d सीरीज है। अब आगे अगर हम मूव करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास स्कैंडियम है,
ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा ना। अगर इसको देखें तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव आयन है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सो दे हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वेरी करती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 से लेकर अप टू 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 1 से लेकर अप टू 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये एलिमेंट्स शो करते हैं। मैंगनीज में देखें सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है वो कौन है, मैंगनीज है। मैंगनीज के अंदर +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की एबिलिटीज होती हैं। All 3D series elements show an oxidation state of +2 in addition to higher oxidation states where the electrons of 4s orbital take part in bonding। देखो अगर यहाँ पे देखें 4s इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 होगी। लेकिन अगर 3D का भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस करेगा तो फिर इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा। इसी तरह टाइटेनियम में देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये 4 शो कर सकता है। और आगे फिर आप इसमें से देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। They show variable oxidation states. The reason is that they have d electron in addition to s electron for the purpose of bond formation, जो आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि ये करते क्या हैं कि अपने वैलेंस के जो s ऑर्बिटल हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। The energies of n-1d and ns orbital are very close to each other। अगर हम बात करते हैं 4s और 3d की, 4s और 3d इनकी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, बहुत करीब करीब होते हैं। The n-1d electrons are as easily lost as ns electron। अगर इनकी एनर्जी ये एक दूसरे के करीब है, इनकी एनर्जी सेम होती है, तो जितना इजीली 4s इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट उतना इजीली 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी ये लूज कर सकता है। Hence we can say that in addition to 4s electron 3d electrons are also lost for the bond formation। In the highest oxidation state of first 5 element all s and d electrons are used for बॉन्डिंग। ठीक है कि अगर हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं इनकी तो उसमें होता ये है कि जितने भी 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। अमंग द 3D सीरीज मैंगनीज हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गोज अप टू +7। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपके सामने ये लिखा भी हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2, +3 एंड मोर कॉमन। यहाँ पे देखते हैं जो मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 और +3 जो है ये ज़्यादा कॉमन है। बाकी जो है शो कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज अप टू मिडल ऑफ सीरीज, आफ्टर दैट दे डिक्रीज। अब पॉजिटिव जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं मिडल तक इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। वजह क्या है कि उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाते हैं। सो स्टूडेंट ये तो था आपके पास आज का लेक्चर, और आगे का जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मज़ीद ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, कैटालिटिक एक्टिविटीज़ इनकी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दें। स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।